Hi friends, welcome back to the series of human geography, and today we will discuss the nature and scope of human geography. The basic concepts in human geography: the determinism, possibilism, and neo-determinism. Also, the development of subject field of human geography through the corridors of time. फ्रेंड्स, आज हम लोग मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, उसकी परिभाषा, उसकी प्रमुख संकल्पनाओं, विशेष करके नियतिवाद, संभावनावाद और नवनियतिवाद की चर्चा करेंगे और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र किस तरह समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है, उस बारे में भी जानेंगे। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या मानव भूगोल के बारे में समझने के पहले हम ध्यान दें, भूगोल की परिभाषा करते समय हमने देखा दो प्रमुख पक्ष हैं। भौगोलिक अध्ययन के दो प्रमुख पक्ष हैं, द टू एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ जियोग्राफी। मैन, मानव एक और अर्थ सरफेस, पृथ्वी तल दूसरी ओर। तो मानव और पृथ्वी तल, ये दो पक्ष हैं भौगोलिक अध्ययन के। In fact, geography is the study of Earth's surface as a home of man, as habitat of man. मानव के निवास के रूप में पृथ्वी तल का अध्ययन भूगोल का विषय है। पृथ्वी तल भूगोल में व्यापक अर्थों में लिया जाता है। केवल पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी, भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट से उसका अर्थ नहीं है, बल्कि संपूर्ण रूप से वह पूरे भौतिक पर्यावरण को समाहित करता है। लैंड, एयर, वाटर, जो तीनों भौतिक पर्यावरण के लक्षण हैं, उन तीनों को समाहित करता हुआ है पृथ्वी तल, अर्थ सरफेस। इन अ सेंस आप कह सकते हैं नेचर। और दूसरा पक्ष जो मानव का है, मैन का है, वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो भूगोल वस्तुतः पर्यावरण के दोनों अंग, भौतिक जिसमें लैंड, एयर, वाटर शामिल है, और जैविक जिसमें लाइफ फॉर्म्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और मानव उसका हिस्सा है। तो मानव और पृथ्वी तल, या आप कह सकते हैं मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन भूगोल का विषय क्षेत्र है। अब मानव भूगोल की बात करें, भूगोल जब 19वीं शताब्दी में आधुनिक विषय के रूप में स्थापित हुआ, तो मूल रूप से भूगोल का स्वरूप भौतिक भूगोल था, माने रिलेटेड टू अर्थ सरफेस मेनली। The main thrust was on the physical aspects, land, air and water. उसी को शुद्ध भूगोल कहा जाता था। लेकिन उसी 19वीं शताब्दी के अंत में, और हम सभी जानते हैं जो भूगोल की शुरुआत हुई, हम्बोल्ट एक जर्मन ज्योग्राफर थे जिन्होंने आधुनिक भूगोल की नींव रखी। तो चाहे हम्बोल्ट रहे हों या रिटर रहे हों, पूरा जर्मन स्कूल ऑफ थॉट भौतिक भूगोल को एक भूगोल का आधार मानता था, बल्कि भौतिक भूगोल को ही भूगोल कहते थे। फिर इसी शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लाश और दूसरे फ्रांसीसी विद्वानों ने पृथ्वी तल के साथ साथ मानव पक्ष को अधिक प्रधानता दी
और आप सभी जानते हैं मानव भूगोल का जन्म हुआ। वाइडल डी ला ब्लास की एक सीरीज थी एनल्स डी जियोग्राफी, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को रखा क्रमशः, जो मानव भूगोल को या भूगोल में मानव पक्ष को अधिक वरीयता देते थे, और इस तरह मानव भूगोल का जन्म हुआ। इनफैक्ट ब्लास के थोड़ा पहले उन्हीं के कंपैट्रियाट, उन्हीं के देश के एलिस रेक्ल्यू नाम के एक फिलासफर थे, जिन्होंने ब्लास के पहले ही मानव पक्ष को अधिक प्रधानता दी, और उनका कहना था कि मानव प्रकृति में व्याप्त या प्रकृति में निहित संभावनाओं का उपयोग अपने भले के लिए, अपने वेलफेयर के लिए कर सकता है। माने एक तरीके से मानव भूगोल की ही ये वकालत थी। ब्लास ने भी क्या कहा, मैन एंड हिज मिलियू, मानव और उसका परिवेश। नो डाउट ये अलग नहीं था, मानव और उसका निवास स्थान पृथ्वी तल वैसा ही था। मिलियू में पूरा पृथ्वी तल शामिल है, पूरा पर्यावरण शामिल है, स्थल है, जल है, वायु है, सारे भौतिक पर्यावरण के अंग शामिल है उसमें। मानव भूगोल में और भौतिक भूगोल में बहुत दिनों तक द्वंद्व था। ऐसे ही कुछ और द्वंद्व की बात आपको जाननी चाहिए। जैसे एक द्वंद्व था, डुअलिज्म था, नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक। माने भूगोल का अध्ययन नोमोथेटिक विधि से करें या इडियोग्राफिक विधि से करें। नोमोथेटिक माने कुछ सिद्धांत हैं, प्रकृति के अवयवों में कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ लॉज हैं, नियम हैं, उनका जनरलाइजेशन करके, उनको सामान्यीकरण करके हम अध्ययन करें भौतिक लक्षणों का, या कि उन तमाम लक्षणों के इंडिविजुअल विशेषताओं का अध्ययन करके हम भूगोल का अध्ययन करें। तो लॉज की या सिद्धांतों की बात थी, तो दैट वाज नोमोथेटिक। और सामान्य सिद्धांतों की बात नहीं, प्रत्येक पक्ष के अलग अलग जो विशेष लक्षण है उनकी चर्चा करें, तो यह था इडियोग्राफी। या फिर आपने देखा क्रमबद्ध भूगोल उपागम हो या प्रादेशिक भूगोल उपागम हो। हम क्रमबद्ध उपागम से, सिस्टमेटिक अप्रोच से भूगोल का अध्ययन करें, या प्रादेशिक उपागम से भूगोल का अध्ययन करें। और भौतिक भूगोल शुद्ध भूगोल है, रियल ज्योग्राफी है, या कि मानव भूगोल रियल ज्योग्राफी है, ये तमाम तरीके के द्वैत थे, विवाद इन पर होता था। लेकिन ये सब इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से ज़्यादा कुछ नहीं। हम अलग अलग दोनों को समझ सकते हैं, भौतिक पक्षों को और मानवीय पक्षों को, लेकिन दोनों अलग नहीं है, वो इंटरट्वाइंड है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने देखा, हम तमाम भौगोलिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसे रूपक, ऐसी उपमाएं इस्तेमाल करते हैं जो ये बताती हैं कि मानव और भौतिक पक्ष, मानव और प्रकृति एक दूसरे से मिले। जैसे हम कहते हैं माउथ ऑफ अ रिवर, स्नाउट ऑफ अ ग्लेशियर, नेक ऑफ इस्थमस। नदी की अपर्दन क्रियाकलापों का, अपर्दन चक्र का वर्णन करते हैं तो हम कहते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। माने भौतिक पक्षों से हम मानव पक्षों को अलग नहीं करते, और है भी नहीं। तो मानव और भौतिक पक्ष, मानव और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। और ये जो एक दूसरे को प्रभावित करने और एक दूसरे से प्रभावित होने की प्रक्रिया है, ये अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप, या ये इंटरैक्शन, अंतर क्रिया ही भूगोल का विषय क्षेत्र है, और यही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। देखिए, दो टर्मिनोलॉजी चलती है, दो बातें आती हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस
एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। आप देखें, जब मानव बहुत अधिक विकसित सभ्यता में नहीं था, माने उसकी संस्कृति और सभ्यता बहुत विकसित नहीं थी, आदिम अवस्था में था मानव, तो उसका तकनीकी ज्ञान विकसित नहीं था। उसके चारों ओर इट वॉज ओनली नेसेसिटीज एंड नेसेसिटीज, आवश्यकताएं थी उसकी, और उन आवश्यकताओं के लिए ही वॉज कंपेल्ड टू फॉलो नेचर। अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट, जिसको अभी मैंने कहा था, ब्लास ने मिल्यू कहा, जो उसका आसपास का पर्यावरण था, उसी से, प्रकृति से ही अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेता था, अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था। जाहिर है, जब प्रकृति से उसको अपना भोजन मिलता था, प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी होती थी, तो वो प्रकृति का सम्मान करता था, प्रकृति को पूजता था, वर्शिप करता था, रिस्पेक्ट करता था। आप कह सकते हैं प्रकृति से डरता था, प्रकृति से नहीं, प्रकृति के प्रकोपों से डरता था। क्यों ऐसा था? क्योंकि उसकी तकनीक, उसका विज्ञान विकसित नहीं था। वो बाध्य था प्रकृति को या प्रकृति की सत्ता को, प्रकृति का सम्मान करना, और सही अर्थों में तो कहें कि डरना नहीं था, बल्कि प्रकृति को का संरक्षण करना, ये स्वभावतः उसको करना पड़ता था, बाध्यता थी। कहा यह जाता है कि दीज वर द शैकल्स ऑफ एनवायरमेंट, शैकल्स ऑफ नेचर। प्रकृति की ये बेड़ियां थी मानव के ऊपर। इसलिए उस समय का मानव, जब उसकी तकनीक विकसित नहीं थी, तो कैसा था? द मैन वॉज नेचुरलाइज्ड, मानव जिसका प्रकृतिकरण कर दिया गया था, माने मानव प्रकृति से अलग नहीं था, प्रकृति का हिस्सा ही था। इस समय प्रकृति की प्रधानता थी, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, माने द टाइम ऑफ नेसेसिटीज। और मिसिंग क्या था? टेक्नोलॉजी, तकनीक, विज्ञान। फिर धीरे धीरे जैसे सभ्यता विकसित हुई, विज्ञान विकसित हुआ, ज्ञान बढ़ा मानव का, तो उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब इस टेक्नोलॉजी ने क्या काम किया? फ्रीडम दिला दी, फ्री कर दिया मानव को। किससे? द साइकिल्स ऑफ एनवायरमेंट। जो बाध्यताएं थी, तकनीकी विकास ने, टेक्नोलॉजी ने प्रकृति की उन बाध्यताओं को मानव के लिए खत्म किया, एंड द मैन बिकेम फ्री। पहले क्या थी? नेसेसिटीज, जिनके बंधन में मानव था, और अब तकनीकी विकास हुआ तो मानव ने प्रकृति को अपने ढंग से प्रयोग करना शुरू किया और प्रकृति को लिवेबल बना लिया, और अच्छा अपने लिए बना लिया, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो अब शिफ्ट कहां से आया? फ्रॉम द लेवल ऑफ नेसेसिटीज टू द लेवल ऑफ फ्रीडम। और फ्रीडम कैसे आई? टेक्नोलॉजी। अब ये इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी। लेकिन यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मानव ने जो तकनीकी विकास किया, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, जो विज्ञान विकसित की, जो सिद्धांत समझे, वह सब सीखे प्रकृति से ही है। भले ही प्रकृति बाध्यकारी थी, प्रकृति उसके ऊपर अपर हैंड रखती थी, वो प्रकृति का सम्मान करता था, लेकिन प्रकृति के सिद्धांतों से ही उसने तकनीक विकसित की, टेक्नोलॉजी डेवलप की। और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो प्रकृति की जो थोड़ी बाध्यता थी, जो साइकिल्स थे, वो टूटे और वो फ्री हो गया और विकसित करने लगा। अब क्या स्थिति आई? मानव ने प्रकृति को अपने अनुकूल बना लिया, माने द नेचर स्टार्टेड टू बिकम ह्यूमनाइज्ड। वो कॉन्सेप्ट आती है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, अपने अनुकूल बना लिया। इन दोनों अवधारणाओं से ही अभी हम चर्चा करेंगे, इन दोनों अवधारणाओं से ही जो मानव भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं हैं, नियतिवाद, संभावनावाद, इन्हीं के पैरेलल है, इन्हीं से जन्मी। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, जिसमें नेसेसिटीज की, आवश्यकताओं की प्रधानता थी,
जिसमें प्रकृति का अपर हैंड था, वो क्या है? नियतिवाद, प्रकृतिवाद। माने हम प्रकृति से हट कर नहीं जा सकते, प्रकृति जैसा हमें चाहेगी वैसा हमको बनना पड़ेगा। और दिस वाज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मानव का प्रकृतिकरण। और संभावनावाद जो दूसरी संकल्पना है वो क्या है? मानव प्रकृति का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब हम थोड़ी चर्चा करें इन तीनों संकल्पनाओं की, प्रकृतिवाद या नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, संभावनावाद, और नियो डिटर्मिनिज्म, नव नियतिवाद। नियतिवाद या प्रकृतिवाद या डिटर्मिनिज्म ये मोस्टली जर्मन स्कूल ऑफ थॉट था। रेक्टजल इसके बहुत बड़े समर्थक थे। फिर उनकी शिष्या E.C. सैम्पल जो एक अमेरिकन ज्योग्राफर थी, और ये जो द्वैत था, प्रकृति सर्वोपरि है या मानव सर्वोपरि है, इसी को लेकर के ये दो अवधारणाएं बनी। तो नियतिवादियों का कहना था कि प्रकृति जैसा हमको चाहती है वैसा हमको रहना पड़ता है, हम प्रकृति से विद्रोह करके अलग जा करके कुछ नहीं कर सकते। एलन चर्चिल सैम्पल, इसी सैम्पल जिनको मैंने कहा रेक्टजल की शिष्या, उन्होंने अपनी किताब में तो एक जगह ये लिखा, द नेचर हैज एंटर्ड इनटू द बोन्स एंड टिश्यूज ऑफ अ मैन। केवल प्रभावित नहीं होता मानव, बल्कि मानव की रग रग में प्रकृति प्रवेश कर गई है। उन्हें तमाम उदाहरण दिए विश्व से, मनुष्य की आदतें, भोजन की आदतें, घर बनाने का तरीका, रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका, उसकी मानसिकता, वो झूठ बोलता है कि सच बोलता है, ईमानदार है कि ईमानदार नहीं है, उसकी सारी गतिविधियों को, सारी एक्टिविटीज को प्रकृति नियंत्रित करती है, ऐसा उन्होंने कहा और बहुत सारे उदाहरण दिए। तो ये प्रकृति पूरी तरीके से, जैसे ये भी कहा जाता था कि मानव परिस्थितियों का या प्रकृति का दास है, ये दासता उस सेंस में नहीं थी जैसे किसी को गुलाम बनाया जाता है। मानव प्रकृति का सम्मान करता था और ये उसकी मजबूरी थी, जैसा अभी हमने पढ़ा, बिकॉज द नेसेसिटीज वर देयर एंड दे हैड टू बी सेटिस्फाइड थ्रू द नेचर, जो उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट था, जो उसका मिलियू था। फिर संभावनावाद, ये फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, वाइडल डीला ब्लास एंड अदर फ्रेंच ज्योग्राफर्स, फिलोसफर्स, उनका कहना था कि नहीं, प्रकृति की सत्ता से हमको इनकार नहीं है, लेकिन प्रकृति कुछ संभावनाएं रखती है मानव के सामने, पॉसिबिलिटीज रखती है। उन पॉसिबिलिटीज को अगर मानव के पास अपना ज्ञान है, अपनी तकनीक है, तो वह उन संभावनाओं को अपने अनुसार ढाल सकता है। माने ही कैन बी फ्रीड फ्रॉम दोज साइकिल्स। वो अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, इन संभावनाओं का उपयोग करके। लेकिन हुआ क्या, जैसे पहले था कि प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करना, सम्मान करना, संरक्षण करना, पूजा करना, और फिर जब ये प्रकृति से ही हमने सीख लिया कि नहीं, इसकी संभावनाओं को हम अपनी तकनीक से अपने अनुसार उपयोग कर सकते हैं, तो फिर मानव को कहीं दंभ कह लीजिए, मैं तो मानता हूं ये, उसको ये मुगालता हो गया कि नहीं, अब हम तो प्रकृति को अपने कब्जे में कर सकते हैं, और अतिशयता हो गई। लेकिन आप सभी जानते हैं, नाइदर टू मच ऑफ नेसेसिटीज नॉर टू मच ऑफ फ्रीडम, ये दोनों की अति ठीक नहीं है सामंजस्य के लिए। माने अगर हम मान लें कि प्रकृति जो करेगी वही हमको करना है, तो भी जाहिर है कि हम विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही होता, सभ्यता विकसित नहीं हुई होती। अगर वही शिकार करना, भोजन प्राप्त करना, पेट भरना और चलता रहता, तो विज्ञान और तकनीक नहीं विकसित हुई होती।
लेकिन जब विकास हो गया, हमने मान लिया कि प्रकृति में संभावनाएं हैं, तो हमने प्रकृति को वस्तु मान लिया, साधन मान लिया कि अब इसको हम जैसे चाहे प्रयोग कर सकते हैं, और वो अतिशयता हुई। तो उसी के लिए कहा गया, फिर एक तीसरी जो विचारधारा आई, ग्रिफिथ टेलर जो ग्रेट ब्रिटेन के थे, ची टेलर, नियो डिटर्मिनिज्म, या उसको उन्होंने कहा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब ये स्टॉप कहां से था? स्टॉप फ्रॉम एक्सेसिव पॉसिबिलिज्म। जो अतिरेक हो रहा है, जो अधिक आप हो गए हैं अब संभावनावादी, कि जिस भी प्रकृति के अवयव को हम लें उसका जितना प्रयोग कर सकें, ये अतिशयता हो गई। तो इस अतिशयता से रुको और फिर कहां जाओ? गो टू डिटर्मिनिज्म, फिर प्रकृति की शरण में जाना है, ताकि दोनों में सामंजस्य हो सके। ये एक मध्यम मार्ग था, एक मिडिल पाथ था, अतिशय प्रकृतिवादी और अतिशय संभावनावादी विद्वानों के बीच या थिंकर्स के बीच। और वस्तुतः यही सही है, इसीलिए उसको हम कई बार साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। माने हर हालत में प्रकृति का सम्मान हमको करना है। आप देखेंगे कि जब अतिशय संभववाद होने लगा तो उसके दुष्परिणाम हमने देखे। ग्लोबल वार्मिंग हुई, पर्यावरण का ह्रास हुआ, ग्लेशियर पिघलने लगे, पीछे हटने लगे, तमाम जो जीवधारी हैं, प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, विलुप्त होने लगी, बायोडायवर्सिटी चैलेंज्ड हो गई। ये सब किस लिए हुई है? जब हमको लग गया, क्योंकि हमने सीखा प्रकृति से ही सिद्धांतों को, और फिर प्रकृति के ही अवयवों का बेतहाशा उपयोग करना, दोहन करना शुरू कर दिया, तो जो अतिशयता आई संभावनावाद में, उसी को एक अलार्म दिखाने के लिए ये जो तीसरी विचारधारा है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मानव भूगोल की परिभाषाओं की थोड़ी बात कर लें। 3 बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे जो मानव भूगोल को परिभाषित करती हैं। उसमें 3 मुख्य बातें हैं: सिंथेसिस, डायनामिज्म एंड इंटर रिलेशनशिप। संश्लेषण, तथ्यों का संश्लेषण एक जगह रखना, जो कि ज्योग्राफी का नेचर है, इंटीग्रेटिव। भूगोल क्या करता है? तथ्यों को इंटीग्रेट करता है, समेकित करता है। तो ये 3 तथ्य भूगोल, मानव भूगोल के अध्ययन में है: सिंथेसिस, डायनामिज्म और इंटर रिलेशनशिप। आप देखिए, जो मानव भूगोल की परिभाषाएं हैं उनकी ओर ध्यान देंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स, और कैसी रिलेशनशिप्स? इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। पृथ्वी तल और मानव समाज, या पृथ्वी तल और मानव के बीच जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, जो अंतर संबंध हैं, जो इंटरैक्शंस हैं, उनका सिंथेसाइजिंग स्टडी, उनका संश्लेषित अध्ययन। केवल एनालिसिस नहीं है, फिर उनको एक साथ रखकर देखने की बात है। इसीलिए हम कहते हैं मानव भूगोल क्या है? कुछ भौतिक पक्ष हैं और मानव है। मानव जिन भौतिक पर्यावरण के साथ रहता है, उनसे इंटरैक्शन करता है, अंतरक्रिया करता है। तो एक तीसरा भूदृश्य, हम भाई 2 लैंडस्केप देखें, एक तो मैन है, एक फिनोमेना, और दूसरा फिनोमेना है उसके आसपास का पर्यावरण, नेचर या भौतिक पर्यावरण। अब भौतिक पर्यावरण के लक्षण पर्वत, पठार, नदी, वन, खनिज, ये सब हैं। इनका उपयोग करके, इनके साथ इंटरेक्शन करके मानव अपना एक मानवीय भूदृश्य, ह्यूमन या कल्चरल लैंडस्केप तैयार करता है। टाउन्स हैं, सिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एरोड्रोम्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, सारा स्ट्रक्चर ये क्या है? मैन मेड।
तो मानव भूगोल में हम अध्ययन किसका करते हैं? द मैन मेड स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन लैंडस्केप, और दूसरी ओर क्या है? नेचुरल या फिजिकल लैंडस्केप। लेकिन इन दोनों को हम संश्लेषित करते हैं, एक साथ रखते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अभी और एक परिभाषा देखें, चेंजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये छोटी सी परिभाषा सब कुछ कहती है, एंड दिस इज फ्रॉम E.C. Semple। अब ध्यान दें, दिस शोज द डायनामिज्म, ये गत्यात्मकता को या गतिशीलता को दिखाता है। दो पक्ष हैं, मैन के साथ क्या कहा उन्होंने? मैन इज अनरेस्टिंग। अनरेस्टिंग मीन्स व्हाट? प्रयासरत रहता है, बैठता नहीं है, माने गतिशील है, डायनेमिक है। और दूसरी ओर पृथ्वी तल, और पृथ्वी कैसी है? अनस्टेबल, एवर चेंजिंग। फिर क्या बात साबित हुई? डायनेमिज्म, गत्यात्मकता, गतिशील है। तो पृथ्वी तल गतिशील, मानव गतिशील। और अब देखिए इंटरेस्टिंगली क्या है, दोनों के जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप्स हैं, दे टू आर डायनेमिक। दोनों के जो संबंध है वह भी गतिशील है। अब हजारों साल पहले बस्तियों का, मानव बस्तियों का क्या स्वरूप था? अभी बदल गया। बहुत पहले केवल प्राइमरी एक्टिविटीज थी, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज आई, फिर टर्शरी, क्वाटरनरी, क्विनरी। ये क्यों है? जैसे तकनीकी ज्ञान मानव का बढ़ता गया, जैसे जैसे मानव की अंतरक्रिया, इंटरेक्शन भौतिक पक्ष से, प्रकृति से होता गया, वैसे वैसे जो मानवीय परिवेश है, जो मैन ने खुद बनाया है, उसमें परिवर्तन आते हैं। तो डायनेमिक नेचर है मानव भूगोल के सारे तथ्यों में। सब परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं, गत्यात्मक हैं, गतिशील हैं। और ब्लास्ट ने अपनी परिभाषा में कहा था, दिस इज द इंटर रिलेशनशिप। भाई केवल रिलेशनशिप नहीं, अंतर संबंध है ये। मानव और प्रकृति दोनों, मानव प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रकृति से प्रभावित होता है, प्रकृति मानव को प्रभावित करती है और मानव से प्रभावित होती है। ये जो टू वे प्रोसेस है, दैट इज इंटर रिलेशनशिप। तो एक बार फिर सम अप करते हुए हम आपको कहेंगे, मैं कहूंगा ये कि मानव भूगोल क्या है? मानव और प्रकृति के बीच या मानव और पृथ्वी तल के बीच जो गतिशील या गत्यात्मक डायनेमिक इंटरैक्शन होता है, उसके कारण एक मानवीय भूदृश्य, ह्यूमन लैंडस्केप, मैन मेड लैंडस्केप या कल्चरल लैंडस्केप उत्पन्न होता है। उसी कल्चरल या ह्यूमन या मैन मेड लैंडस्केप का अध्ययन हम करते हैं मानव भूगोल में। अब हम थोड़ी बात कर लें मानव भूगोल का स्वरूप, उसका विषय क्षेत्र कैसे क्रमशः बदला है समय के साथ। अब देखिए, इसमें कॉलोनियल पीरियड की बात करें, उपनिवेश का युग था जो, उस समय मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन शामिल था। और लेटर हाफ में जो कॉलोनियल पीरियड था, शुरुआत में क्या था? केवल एक्सप्लोरेशंस थे। भाई जो उपनिवेशवादी, विस्तारवादी लोग थे, उनको लगता था कि और किस दुनिया के किस कोने में पहुंचे, किसी स्थान की खोज की जाए जहां अपना वर्चस्व कायम किया जाए, जहां से व्यापार किया जाए, जहां के संसाधनों का दोहन किया जाए। तो एक्सप्लोरेशंस होते थे, उनकी स्टडी ही मानव भूगोल थी, सामान्य भूगोल की तरीके से। और बाद में फिर क्या हुआ? कई स्थानों की खोज की तो वो लोग कंपैरिजन भी करते थे, तो रीजनल एनालिसिस भी थी। ए स्थान बेटर है कि बी स्थान बेटर है, ए स्थान पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, बी स्थान पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, XYZ स्थान पर कैसी क्लाइमेट है,
कैसी लिवेबल कंडीशंस हैं, ये सब रीजनल एनालिसिस भी सेकेंड हाफ में जो कॉलोनाइजेशन किया है। फिर एक पीरियड आया 1930s, ये युद्धों का समय था, इंटरवार पीरियड। आप जानते हैं युद्ध जैसी स्थितियां थी, हलचल थी, तो उनका प्रभाव किसी भी विषय, किसी भी विज्ञान, किसी भी डिसिप्लिन के विषय क्षेत्र पर पड़ना स्वाभाविक था। इस समय एरियल डिफरेंशिएशन जो आज भी भूगोल की मूलभूत संकल्पनाओं में शामिल है, क्षेत्रीय भिन्नता, ये अध्ययन शुरू हुआ मानव भूगोल में 1930s के आसपास। फिर लेट 50s और 60s में, और आप देखें जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान बढ़ता है, तकनीक का विकास होता है, वैसे वैसे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भी विकसित हुआ है। तो 1950s और 60s के समय स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा, स्थानिक संगठन। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली है क्या? जो मैन मेड लैंडस्केप है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं, उस मैन मेड स्ट्रक्चर को और बेहतर हो, और अधिक प्रभावशाली हो, और अधिक वेलफेयर ओरिएंटेड हो, उससे और अधिक लाभ मानव को पहुंचे, उसके लिए स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी होता है। ये बहुत कुछ क्वांटिटेटिव है, परिमाणात्मक है, डेटा बेस्ड है। जैसे अब मानव भूगोल में आप इंडस्ट्रियल लोकेशंस की बात करते हैं, मार्केट्स की बात करते हैं। अब मार्केट्स हैं या टाउन्स हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं, इनकी ऑप्टिमम लोकेशन क्या होगी, ये थ्योरेटिकल ढंग से ये पता कर लेना, और स्पेस पर उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ये एक थियरी, एक क्वांटिटेटिव तकनीक का इस्तेमाल करके एक आइडियल सिचुएशन की, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल होने चाहिए, यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल होने चाहिए, इस लोकेशन पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए, इस तरीके का जो स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस को और स्पेस में सर्विसेज को, फंक्शंस को, मीन्स जो मैन मेड स्ट्रक्चर है, जो मैन मेड इन्वायरमेंट है, लैंडस्केप है, उसके विविध अवयवों को कहाँ कहाँ स्थापित होना है, ये स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन जो 1950s और 60s में। 1970s में थोड़ा और व्यापक हो गया मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, और यहां पर आप देखेंगे दैट वाज द टाइम द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स। ये तीन विचारधाराएं हैं, ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी, इसको वेलफेयर कल्याणवादी भी कहते हैं, फिर रेडिकल, ये थोड़ा मार्क्सियन था, जहां पर यह था कि मानव का हित करना है। भाई मानव भूगोल या कोई विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही। तो इस समय 70s में जो मानववादी दृष्टिकोण था कि मानव का वेलफेयर हो, कल्याण हो। फिर दूसरी बात थी रेडिकलाइजेशन भी हुआ हर स्थिति में, जो मार्क्स की थ्योरी आई, जो साम्यवादी लोग आए कि नहीं, हर स्थिति में मानव को बहुत रेडिकल, आमूल चूल परिवर्तन करके आगे जाना है। तो ये एक युग था। और फिर बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, जहां पर स्पष्ट रूप से माना गया पूरी दुनिया के तमाम क्षेत्रों में, तमाम रीजन्स में, वहां पर कैसी भौतिक परिस्थितियां हैं, उन भौतिक परिस्थितियों के साथ क्या ह्यूमन रिस्पांस है, उस रिस्पांस के कारण जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, भाई एथनिक ग्रुप्स अलग अलग हैं, कहीं कहीं के अलग अलग प्रजातियों के लोग रहते हैं, उनका अपने प्रकृति के साथ, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शंस हैं, इन सब का अध्ययन जो किया गया, ये 1970s की विशेषता थी। और 1990s से लेकर के अब तक उसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्नाइजिंग पीरियड, पोस्ट मॉडर्नाइजिंग एरा, अभी का जो आधुनिक युग मानव भूगोल का कह सकते हैं। तो अब आप जानते हैं जो शुरुआत हुई एक्सप्लोरेशन से, धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान बढ़ा तो क्वांटिटेटिव हुआ, और अभी जो 90s के बाद हुआ है
ये कंप्लीट क्वांटिटेटिव हो गया, सब कुछ क्या हो गया, आंकड़ों में बद्ध हो गया। और आप ये मानेंगे कि अभी हम फिर किस ओर जा रहे हैं, अतिशय संभावनावाद की ओर को। हमने जो प्रकृति के जो प्राकृतिक भूदृश्य था, लैंड था, एयर था, वाटर था, इसमें और भी वनस्पतियां थी, खनिज थी, इन सबको हमने केवल वस्तु माना और हमको लगा कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो हम साइकिल्स तोड़ देंगे, बेड़ियां तोड़ देंगे और इनका जितना अधिक हो सके हम उपयोग करेंगे। और ये 90s के बाद और बढ़ गया। तो जब समाज में ये उपयोग बढ़ा, स्वरूप बदला, तो उसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में भी करते हैं। और अभी आधुनिक मानव भूगोल की या भूगोल की बात करें तो भूगोल जैसा शब्द ही लगभग गायब हो गया है। अब यहां पर क्या था, पोस्ट मॉडर्निज्म में अब छोटे छोटे क्षेत्रों के अध्ययन की बात आई, जो शुरू कहां से हुई थी, स्पेशियल अर्बनाइजेशन से, एरियल डिफरेंशिएशन से, माइक्रो रीजन्स के स्टडी करके, उनकी पहले एनालिसिस करके, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट करके, और फिर उनको एक साथ सिंथेसाइज करके, जो मानव भूगोल का बेसिक एम है। तो अभी हम फिर उसी ओर जा रहे हैं। जो मॉडर्न एरा है ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट का, उसमें हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो अभी किस ओर जा रहा है। अब हम वस्तुओं को, सारी वाटर है तो एक वस्तु है, इतने हेक्टेयर मीटर है, इतने घन मीटर हमारे पास है। नेचुरल वेजिटेशन है, इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास वन है। आयरन ओर है, कोल है, जितने भी मिनरल्स हैं इतने टन हैं। उन सबको हमने आंकड़ों में बांधा और अब हम उसका बेताशा उपयोग करते हैं, ये मालूम होते हुए भी कि इनकी उपयोग की सीमा सीमित है, दे आर नॉट रिन्यूएबल। और आप सुनते होंगे, इसीलिए आजकल एक जो अभी हमने बात की थी नियो डिटर्मिनिज्म की, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की, तो ये हर बार एक बात क्या आती है, अभी एक टर्मिनोलॉजी आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। माने हम जो बेताशा उपयोग कर रहे हैं चीजों का, तकनीकी विकास करके, उसका पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण को स्वीकार्य है कि नहीं। अगर नहीं स्वीकार्य है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। तो हमने देखा, फिर एक लाइन में मैं कहूं, मानव और प्रकृति के बीच संबंध, पृथ्वी तल और मानव के बीच संबंध, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है, उसके द्वारा मानव एक नया भूदृश्य बनाता है, जन्म देता है उसको, एक नया ह्यूमन लैंडस्केप कह लीजिए, मैन मेड लैंडस्केप। उसी लैंडस्केप का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। फिर प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का यह सिलसिला, जिन संकल्पनाओं में हमने कहा, कभी प्रकृति सर्वोपरि तो कभी मानव सर्वोपरि, लेकिन दोनों के बीच का सामंजस्य ही प्रकृति को भी और मानव को भी आगे तक ले जा सकता है, या इस पृथ्वी तल को लंबे समय तक मानव के निवास स्थल के रूप में रख सकता है, लिवेबल रह सकती है यार सरफेस। कब? जब हमारे इंडेवर्स, हमारे प्रयास प्रकृति को भी ध्यान में रख करके होंगे। थैंक यू, होप यू एंजॉयड दिस डिस्कशन। और पहले की तरीके से मैं फिर दोहरा दूं, प्लीज आप अपने ऑनेस्ट कमेंट्स जरूर इस के बारे में लिखें ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।